चलिए राष्ट्रीय धर्म की शुरुआत कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में एक्सप्रेसवे के आरएफपी और आरएफक्यू डॉक्यूमेंट पर सहमति की मुहर लगा दी गई है। बैठक में ललितपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर भी मंजूरी मिली है। बैठक में गुरुवार को 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनकी चर्चा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। योगी को कैबिनेट के फैसलों पर कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 12 बिंदुओं पर चर्चा कर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के भी निर्माण से जुड़े कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,230 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिसमें 22,125 करोड़ से सिविल कार्य और जमीन खरीद के लिए 9,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बढ़ाकर 8 लेन तक किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे में 4 पैकेज हैं, जिनकी लागत 5,000 से 5,800 करोड़ रुपए तक है। गंगा एक्सप्रेसवे पर स्पीड को 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक निर्धारित कर इस पर एयर स्ट्रिप भी होंगी। मुख्यमंत्री जी ने इस पर शुरुआत दौर में 9 जगह औद्योगिक क्लस्टर्स बनाने के लिए मार्किंग के निर्देश भी दे दिए हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज की हुई योगी कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। तो ग्राफिक्स हम आप तक इस समय पहुंचा रहे हैं। अन्य बड़े फैसले आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान एक और जहां देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए उसके टेंडर सहित कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, तो वहीं बुंदेलखंड में हो रहे बल्क ड्रग्स पार्क और डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को देखते हुए ललितपुर में एक बड़ा सिविल एयरपोर्ट बनाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया, जिसको मंजूरी मिल गई है। बुंदेलखंड में हो रहे बल्क ड्रग्स पार्क और डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को देखते हुए ललितपुर में एक बड़ा सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके चलते कैबिनेट बैठक में ललित एयरपोर्ट के पास स्थित 2 गांवों की जमीन खरीदने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की जमीन को लेकर उन्हें भविष्य में ग्राम समाज की भूमि देने का भी यहां प्रस्ताव रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की जो परियोजना है उससे होने वाले लाभ भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कई अन्य उद्योगों की आय में भी बढ़ावा मिलेगा। ये अलग अलग परियोजना से लाभ हैं, जो कि ग्राफिक्स के जरिए समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इशारों में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ पूर्व में मित्र रहे जो कहते रहे हैं कि हमारी योजना थी। उन्होंने ऐसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी ऐलान कर उसकी बिडिंग डॉक्यूमेंट भी निकाल लिया था। चुनाव का वक्त था, जल्दबाजी तो करनी ही थी। यानी कि कुल मिलाकर सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहना चाहते रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारें खाली वादा करती थी, लेकिन हमने हर एक वादे को पूर्ण करके दिखाया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक में किन किन अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, किस तरीके से प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तमाम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और आज हम इसी मसले पर भी चर्चा करेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी से अतुल सक्सेना जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देवेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सीधा सा ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ रहा है, इसलिए इतने अहम और बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। देवेंद्र जी। पल्लवी जी, जी मैं चीज और क्लियर करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है वो चुनाव को लेकर नहीं, विकास को लेकर किया जा रहा है। तो जो भी कार्य हम कर रहे थे वो स्पष्टीकरण के साथ करते हैं, पारदर्शिता रखते हैं और उसमें कोई हमें चुनाव से या इससे नहीं है मुद्दा कि क्या मामला, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रहा कि हमारा कुछ समय जरूर वैश्विक महामारी कोविड काल के दौरान खराब हुआ है, अन्यथा हम बहुत आगे लेके जाते। और आज हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है जब उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है और उत्तर प्रदेश की लोग चर्चा करते हैं। क्या वो कानून व्यवस्था हो, क्या वो कोविड काल हो, क्या वैश्विक महामारी के दौरान विदेश के विकसित देशों के एमपीओ ने आकर ये बात की हो कि योगी शासन शानदार रहा है और माननीय योगी जैसे मुख्यमंत्री तो विदेशों में डिमांड है, देश की तो आप बात छोड़िए। हमें अच्छा लगता है कि हमने काम किया है
और आज हमारा काम बोलता है और हम फिर भी काम पर ही चर्चा कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर जो है देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें लोगों को भी बड़ी आमदनी का जरिया बनेगा, विकास का जरिया बनेगा और बहुत बड़ी संख्या में हम देश के हिस्सा को उससे जोड़कर विकास की तरफ नया आयाम भी देने का काम करेंगे। ठीक है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम आज भी 4.5 वर्ष पूरे कर विकास पर ही बात कर रहे हैं और कुछ पूर्व के नेताओं के पास ज्यादा मुद्दे नहीं है, तो छोटी मोटी बातें उठाते हैं कि उनके कुछ कार्य थे जिनका हम जिक्र कर देते हैं, लेकिन वो शायद गलतफहमी में है। कार्य हमने सब अपने पूरे किए हैं और हम अपने काम पर बात करते हैं और हमारा काम बोलता है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे वो विकास हो। सर, उम्मीद तो ये की जा रही थी आज की बैठक से पहले कि किसान जो हैं उनके मसलों पर जरूर चर्चा होगी, खासकर गन्ना मूल्य को लेकर, इस तरह की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस मसले पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, ना ही कोई अहम फैसला हो पाया है। मैं आपका इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगी। अतुल सक्सेना जी का पहले मैं एक बार रुख कर लेती हूँ। अतुल सक्सेना जी, आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? जी। सर, रिएक्शन तो मैं आपका लूंगी ही। इसके अलावा एक बड़ी बात यहाँ देवेंद्र प्रमुख जी कह गए कि कुछ ज्यादा खास मुद्दा रहा नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए वो रह रहकर ये बातें करते रहते हैं कि ये तो हमारी योजना थी और उन्हीं योजना पर योगी सरकार काम कर रही है। देखिए पल्लवी जी, अभी भाजपा के मैं अपने साथी को सुन रहा था, तो उन्होंने यहाँ अपनी मजबूरी जाहिर करी कि साहब हम बहुत बड़े विकास उत्तर प्रदेश में ले आते, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो चाहे लोगों की आय दुगनी करने की बात उन्होंने कही, तो हमारी मजबूरी ये रही कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से उन्हें अपनी असमर्थता जाहिर करी। तो ये तो इनके लिए एक अवसर था कोरोना, इनके पास अदर फील्ड में चाहे विकास करते ना करते, परंतु कोरोना ने इन्हें एक अवसर दिया जिसमें ये उत्तर प्रदेश के शासन को दिखा सकते थे कि कितना बड़ा इन्होंने कोरोना पे काम करा और लोगों को उससे फायदा मिला। परंतु जिस 2 साल से जो कोरोना में जो स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में, लाखों लोगों की इसमें जान गई और केवल भाजपा की गलत नीतियों के कारण गई, भाजपा के इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर के कारण गई। जिस तरीके से काला बाजारी आपने वैश्विक महामारी देखी, इतनी काला बाजारी जिसमें लोगों की जान का मसला जुड़ा हुआ, उस मसले पे भी इन्होंने इतनी शर्म नहीं आई कि ऑक्सीजन के सिलेंडरों की काला बाजारी हुई, शमशान में लकड़ियों की काला बाजारी हुई, भ्रष्टाचार इनकी सरकार में पड़ा। रहा सवाल गंगा एक्सप्रेसवे की जो ये आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पल्लवी जी 3 से 4 महीने का समय, 5 महीने का समय रह गया है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और आज ये आकर के फिर से झूठे वादे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लखनऊ एक्सप्रेसवे 2012 से 2017 तक हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया गया, ये विश्व का सबसे जल्दी बनाया जाने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो यदि विकास की हम बात करें तो इनके पास गिनाने को कुछ नहीं है, पर हमारे पास गिनाने को एक लिस्ट है, चाहे वो लखनऊ एक्सप्रेसवे का मामला हो, चाहे लखनऊ मेट्रो का है जिसके इन लोगों ने बाद में फीते भी काटे, चाहे कामधेनु योजना हो, चाहे 108 की हम बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, और वही एम्बुलेंस कोरोना काल में लोगों को लेकर के मददगार रही और उनके गंतव्यों तक, हॉस्पिटल तक उन्हीं एम्बुलेंस में जो हमारे अखिलेश यादव जी द्वारा लाई गई, तो उन्हीं मरीज जो है उसी अपने घर से हॉस्पिटल तक उसी एम्बुलेंस को यूज करके गए। जो हमारे द्वारा 108 लाई गई, 24/7 जो फ्री एम्बुलेंस देने का हमने काम किया। पावर सेक्टर की हम यदि बात करें तो 52,000 करोड़ से ज़्यादा, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन की बात हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, पावर जनरेशन की बात हो, वो प्रोजेक्ट हमारे द्वारा लगाए गए। चाहे वो श्रवण यात्रा की बात करें जिसमें ओल्ड एज लोगों को जो है बद्रीनाथ वगैरह घुमाने का काम जो है वो श्रवण योजना के अंतर्गत किया गया। जो आज किसान परेशान है तो किसान बाजार लगाने का हम लोगों ने काम करा, परंतु इन्होंने क्या वादे करे? इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय तो पल्लवी दुगनी कर नहीं पाए, परंतु आज सिलेंडर जरूर दुगना हो गया हमारा। आज सिलेंडर जो 1000 रुपए में पहुंच गया, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में पहुंच गया। किसानों की आय के लिए इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि 2-2 हजार रुपए हम डाल देते हैं। गन्ना मूल्य की बात करो तो गन्ना मूल्य का समर्थन मूल्य जो है बढ़ाते नहीं है। जो हमारी सरकार छोड़ करके आई थी, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 70 रुपए बढ़ाया था, वो आज तक वही चल रहा है। इन्होंने 10 रुपए जरूर बढ़ाए। अब इनसे पूछिए 10 रुपए में क्या चूरा चटनी आती है, क्या आता है, क्या आप किसान को दे रहे हैं?
और आप देखिए किसान जो शहीद हो गए हैं, इनके नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, उन पे इतना समय नहीं है कि वो संवेदना दे सकें। तो 550 आदमी हमारे शहीद किसान भाई शहीद हो गए। परंतु हाँ, ये सवाल ये जरूर उठाए थे कि साहब कल्याण सिंह जी जब सोरठ को पधारे तो अखिलेश यादव जी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। अरे इन्हें समझना चाहिए कि आप जो है किसानों के जो शहीद हुए उसको संवेदना तक दे नहीं पाए और अखिलेश यादव जी पे आप सवाल उठाते हैं, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि अखिलेश यादव जी वाज द फर्स्ट मैन हु ट्वीटेड फर्स्ट कि भाई कल्याण सिंह जी के निधन से जो है गहरा शोक उन्होंने प्रकट करा। यदि आप ट्विटर अकाउंट पे जाकर के उसे देख लें तो बेसिकली क्या है कि जैसे इन्होंने कहा कि आय बढ़ेगी गंगा एक्सप्रेसवे के आने से। अरे भाई साहब 3-4 महीने रह गए हैं, अभी किसानों से तो बात कर लीजिए कि आपको जमीन जो किसान जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। अरे ये डिप्लोमेसी के तहत होता है, डिप्लोमेसी नहीं है, झूठ तंत्र से नहीं होने वाला। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप देखिए किस तरीके से किसानों ने आगे बढ़ चढ़ करके उन्हें उनका जो है मूल्य दिया गया जमीनों का, और जितना वो मांग रहे थे उससे दुगना मूल्य दिया गया किसानों को, तब जाके लखनऊ एक्सप्रेसवे एक रिकॉर्ड टाइम में बनाने का हम लोगों ने काम करा। परंतु आप तो किसान को ठगने का काम करते हैं, आप सर्व समाज को ठगने का काम करते हैं। आप विकास की बात करते हैं, अरे किसका विकास करेंगे? अब आप कह रहे गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा तो विकास होगा। अरे जो चीजें पहले है उस पर तो विकास करिए। जो आपकी लेबर है जिसके काम छूट गए कोरोना काल में, आपने उन्हें खुला छोड़ दिया। जब वो आए अपने मुंबई से, मद्रास से, कोयम्बटूर से, जहां जहां उत्तर प्रदेश की लेबर काम कर रही थी, और कोरोना काल में जब वो गाजियाबाद पहुंचे हैं बॉर्डर पे, तो आपको इतनी शर्म नहीं आई कम से कम उन्हें खाना पानी पूछ लें, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा दें? परंतु आपने तो नहीं पहुंचाया। वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां जाकर के बसों में उन्हें छोड़ने का काम किया, वहां जाकर के खाने के पैकेट बना के हम लोगों ने जो है उन लेबर्स के साथ मिलजुल करके जो है उन्हें खाना पीना मुहैया कराया। आप लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे? बसें चलाई गई थी अतुल सक्सेना जी। आप काफी देर से बोल रहे हैं, 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आपने अपने जो कामों की लिस्ट थमाई कि हमने ये किया, हमने वो किया। पहली बात तो ये कि आपने कितने ऐसे कार्यकाल लगाए और उन कार्यकालों में जाकर आपने वो सारे कंप्लीट किए काम। और दूसरी बात, हमने खुद ने देखा है कि कैसे बसें भेजी गई हैं योगी सरकार की तरफ से लोगों को लाने के लिए। मनरेगा योजना अभी कोविड के टाइम पे ही सबसे ज्यादा यूपी में ही काम आई है। मनरेगा योजना भी, मनरेगा योजना के तहत कितने लोगों को काम मिला, ये सारी चीजें आप कैसे नकार सकते हैं? पल्लवी जी, यदि आप ग्राउंड की रियलिटी देखें, और शायद आप जानते भी हो सकता है आपकी मजबूरी हो कि आप चैनल पर उसे नहीं उठाना चाहती उस बात को। मनरेगा में जो किसान है, किसान लेबर जो है उसका शोषण होता है। जो मनरेगा में जो मिनिमम वेज डिसाइड है, वहां जाकर के जो है लेबर है उसका अंगूठा लगवाया जाता है 10,000 रुपये और दिया जाता है 3,000। तो भ्रष्टाचार तो योगी की सरकार कर रही है। हर जगह ऐसा ही है, पूरे यूपी में हर ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति है। आप ये कह रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत की एक जैसी स्थिति है। जिस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, जहां पर सोचिए आप, जहां पर अंतिम संस्कार के लकड़ी की कालाबाजारी हो, तो बहुत छोटी सी बात है मनरेगा की जो आप बात कर रही है, वहां भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? आपको समझना चाहिए इस बात पे। चलिए, अच्छा, जहां तक आपने बात करी कि आपने देखा कि बस योगी जी ने भेजी, अरे 1 लाख उत्तर प्रदेश सरकार की बस जो हमने देने का काम किया, वो बसें कहाँ थी? वो बसें कहाँ थी? आप बताइए कि आपको दिखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लेबर यहाँ फंसी हुई थी, जो अपने घर जाने के लिए जो है त्राहिमाम कर रही थी, क्या उन्हें बस मुहैया करा पाई? उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो बस मुहैया नहीं कराई, ना उन्हें खाने के पैकेट पहुंचाए, ना उनकी जाकर के कुशल क्षेम पूछा कि बॉर्डर पे आप आए हुए हैं, इतनी दूर से आप चल करके आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के आप वासी हैं, पर आप झूठा जुमला जरूर देने का काम आपने किया कि जो भी लेबर यहाँ पे आई है, अब उसे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, ये हम उसे यहीं जो है स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? आप देखिए, आप लोग 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं। और मैं एक चीज आपको यहाँ पर, मेरा अगला सवाल उनसे यही था कि शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर जो वादे किए गए थे योगी सरकार की तरफ से, उनमें से कितने पूरे हुए? मेरा अगला सवाल देवेंद्र प्रमुख जी से यही था। और मैं बस एक चीज आपको यहाँ अतुल सक्सेना जी क्लियर करना चाह रही थी कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं हर सवाल उठाती हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं मजबूरी में कोई चीज उठाऊंगी और कोई चीज नहीं उठा पाऊंगी। तो आपका ऐसा मानना हो सकता है, आपकी ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन इधर कोई मजबूरी नहीं है।
बताइए देवेंद्र प्रमुख अच्छी जी। बात है, मजबूरी नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि आपकी मजबूरी नहीं है। ना मेरी कोई मजबूरी है ना हमारे चैनल की कोई मजबूरी है सर, हम मजबूरी में आके काम करने वाले लोगों में से नहीं है। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी। बहुत अच्छी बात है, मीडिया को ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, शिक्षा और बेरोजगारी का हाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। इतने ज्यादा शिक्षकों की कमी थी जब आप सरकार में आए थे और वो कमी अभी भी बरकरार है। उल्टा शिक्षक भर्ती में दुनिया भर के फर्जीवाड़े हमने देखे हैं। आप कैसे इन चुनौतियों से पार पाएंगे देवेंद्र प्रमुख जी? और उसके अलावा अतुल सक्सेना जी ने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के लोग जो हैं उनका ज्यादा काम होता नहीं है पल्लवी जी, वो सिर्फ सवाल ही खड़े कर सकते हैं और या इस तरह का काम कर सकते हैं कि जिस कोविड काल वैश्विक महामारी की बात करते हैं और जहां हम पर सवाल क्वेश्चन उठाते हैं, जब इन्हें सपोर्ट की जरूरत थी जनता की, अगर इनकी नैतिकता जरा भी बची हुई होती तो ये नहीं कहते कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और इसको लगवाने से आप लोगों की जान जा सकती है, आप लोगों के साथ घटना घटी हो सकती है। और उस समय जब इनको जरूरत पड़ी तो माननीय नेताजी को भी वैक्सीन लगा दी, खुद को भी वैक्सीन लगा ली। आपने लगभग 5 से 6 करोड़ वैक्सीन को इस तरह से खराब कराया। जब वैक्सीन 5 से 6 करोड़ की जो अमृत का काम कर रही है आज की तारीख में, दवा का काम नहीं कर रही, अमृत के काम कर रही है, बहुत बड़ी संख्या होती है। और कांग्रेस और सपा ने मिलकर इस तरीके का ये भ्रम फैलाया जनता में। जब इनकी सपोर्ट की जरूरत थी, ये सवाल क्वेश्चन उठाते हैं बार बार कि योगी जी की बात कहाँ थी, फलाना काम कहाँ था। अरे वैश्विक महामारी है, विकसित कंट्रियां रो रही थी, आंसुओं से रो रही थी और हम उस समय लड़ाई लड़ रहे थे। माननीय योगी जी उस समय निकले, हॉस्पिटल्स में गए, लोगों से मिले, डॉक्टर से बात करी, कोरोना वॉरियर्स से बात करी और जाकर उनका हौसला अफजाई की। यहाँ तक कि जब उन्हें अपने पिता की एमरजेंसी में जाना था, दूसरे प्रदेश में जाना था, उसको भी उन्होंने जाने के लिए इस वजह से टाल किया कि उस समय प्रदेश में कोई व्यक्ति कहीं जा नहीं रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर से ही श्रद्धांजलि अर्पित कर पिता को नमन किया, बहुत बड़ी मिसाल दी थी। तो ये सब चीज जिक्र करने की बात नहीं है, ये सब प्रमाणित है, ये कोई हवा में नहीं है। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, करना पड़ता है, जमीन पर दिखाना पड़ता है, बोलने से काम नहीं चलता। विपक्ष जिस तरीके से चिल्लाता, कभी गैस की बात करता है, कभी कानून व्यवस्था की बात करता है, कभी किसान की बात करता है। आपने 2012 से 2017 तक क्या किसानों के लिए किया है? सारी परिदर्शाएं लिखी हुई है। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया था। आज किसानों की बात कर रहे हैं जिसमें 2 वर्ष चला गया, लेकिन हमने आपका जो बकाया था लाखों करोड़ रुपए किसानों का, जो पिछले 60 वर्षों से ऊपर नीचे होता आ रहा था और आपकी सरकार में भी कहीं से कहीं तक एक पैसा नहीं दिया गया, वो सारा देने का काम किया है। कोविड काल के दौरान पिछली बार धरना प्रदर्शन पर जब किसान बैठते थे तो उनसे पूछते थे कि आपका धरना प्रदर्शन किस लिए है, तो वो बात करते थे नए सत्र की नहीं, नया सत्र पूरा होता था पुराने सत्र की पेमेंट की। आज वो बात करते हैं 4 महीने 2 महीने का पेमेंट बकाया है और उसके बाद भी सरकार ने घोषणा की है कि चुनाव से पहले पहले किसानों का वो बकाया पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा। तो सर, सरकार बनने के 14 दिन के भीतर आपका ये वादा था सर कि सरकार बनने के 14 दिन के अंदर गन्ना बकाये का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। वो वादा पूरा नहीं हुआ अभी। अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार बनने से पहले पहले ये हो जाएगा। एक बार फिर से आप अपने घोषणा पत्र में लिख देंगे क्या? देखिए, मैं एक चीज और कहता हूँ, घोषणा पत्र में फर्क जरूर पड़ा है पल्लवी जी। घोषणा पत्र में जब वैश्विक महामारी में 2 वर्ष कीमती चलेगी तो बहुत फर्क पड़ा है। घोषणा पत्र में भारत की में नहीं पड़ा, हमारी सरकार में नहीं, पूरे विश्व की घोषणा में फर्क पड़ा है। जो चीज हमने देखी है, जो आपदा हमने देखी है, जो दैहिक आपदा हमने झेली है, वो विकास से कहीं अलग हट जाती है। हमने पहले स्वयं की लोगों की जान बचानी थी, हमें पता नहीं था हमें 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न फ्री देना पड़ेगा। हमें नहीं पता था कि हमें 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन जिसकी कोस्ट थी 1100 रुपए पर हेड गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी फ्री लगानी पड़ेगी। हमें नहीं पता था कि हमें इतना पैसा लोगों के इलाज पर खर्च करना पड़ेगा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार में पूरे 5 वर्ष खा गए, उनको ऑक्सीजन प्लांट्स और दवाइयां भी हमें नए सिरे से करनी पड़ेंगी। हमें पता नहीं था, हमें कई चीज हमने इस वैश्विक महामारी के दौरान, इस दैहिक आपदा के दौरान लोगों के लिए की है पल्लवी जी। उससे जरा फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन हमारी लाइन नहीं भटकी है, हम लाइन पर काम कर रहे हैं। आज भी हम विकास की बात करते हैं, पूरी दुनिया हमारे विकास को मान रही है, भारत मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। रही लोकतंत्र में ये तो बात है, अपनी विपक्ष का जो काम है वो करिए, लेकिन भारत की जनता मानती है, उत्तर प्रदेश की जनता मानती है कि माननीय योगी जी का काम शानदार वो काम है, तो शानदार काम पर हम जनता के बीच में
दोबारा जा रहे हैं और अपने वो अभी अतुल सक्सेना जी ने बता दिया, उन्होंने अपने कामों की फेहरिस्त बता दी कि हमने अपने अपने कार्यकाल में इतना इतना काम किया, तो वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर आप 2-3 काम तो ऐसे बताइए जिन्हें लेकर आप वाकई में जनता के बीच में जाएंगे, या फिर खाली राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा इस बार भी? नहीं, ये जो काम बताए हैं ये शायद गलत फहमी में है। पहली बात तो जिस काम का हमने उद्घाटन किया है वो काम हमने पूरे किए हैं, और इनके घोटाले जिनमें ये शायद फंसने की कगार पे खड़े हैं। और एक चीज और, मेडिकल कॉलेज से लेकर हवाई अड्डे तक स्कूल जो व्यवस्थाएं, देखिए मैं एक चीज और क्लियर करता हूं कि पूरे 60 वर्ष में भी जब से देश आजाद हुआ आज तक इतने मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पल्लवी जी ध्यान से सुनना, तो कोई कॉलेज स्कूल की बात नहीं कर रहा। वो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लगभग 22 से 23 कॉलेज जो है इसी स्थिति में खड़े जो एडमिशन के लिए तैयार हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। 500 प्लांट ऑक्सीजन के आप लोगों की कमियां की वजह से। देखिए आज हमने उत्तर प्रदेश को ऐसी हालत में ला दिया कि जब दिल्ली में लोगों को इलाज नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने शरण ली। इनके लोगों से कहने से कुछ नहीं होगा, जो जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की, उनके करने से सुनने से होगा। हमने काम वो किए हैं जिनकी जरूरत थी, इन्होंने काम वो किए हैं जिनमें इनकम थी, जिनमें कमीशन थे, जिनमें भ्रष्टाचार था। हमने ऐसा कोई भ्रष्टाचार, कोई दंगा, कोई फसाद, कोई कानून व्यवस्था पूरे 4.5 वर्षों में कुछ खराब नहीं होने दिया। इनकी सरकार में दंगों की घड़ी लग गई थी, गिनती नहीं है इतने दंगे हिंदू और मुसलमान हुए। और ये बात करते कानून व्यवस्था, अरे शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि 4.5 वर्ष में एक भी दंगा पूरी यूपी में नहीं हो सकता। क्या मुस्लिम भाई नहीं रह रहे? कहां चले गए वो मुस्लिम, और कहां चले गए हिंदू भाई, कहां चले गए सिख और ईसाई, जिन पर आप टोपी लगाकर मुजफ्फरनगर से और कैराना करा देते थे। यह उपलब्धि है हम लोगों की, इसकी जरूरत थी। आज रात को 12 बजे यूपी में चलता तो चौड़ा कर जाता है कि मैं यूपी के मुजफ्फरनगर जिला बागपत से पश्चिम में जा रहा हूँ, पूर्व में जा रहा हूँ, पूर्व की दिशा में चले जाइए, आप उत्तरांचल में चले जाइए, किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप जाकर देखिए कानून व्यवस्था क्या है यूपी की। एक कानून व्यवस्था ये होती थी कि यूपी का किसान रात को खेत में जाता हुआ डरता था कि गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ने की फसल में पानी लगाने के लिए हालात नहीं होते थे। आज एक किसान ट्यूबवेल का बटन चलाकर अपने घर आता आसान के साथ। यह है कानून व्यवस्था यूपी की, यह है उपलब्धि यूपी की। आज हमने लोगों का जीवन सुखद की तरफ मोड़ा है, और इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से हमने यूपी के लोगों को बचाया है, मौत के मुंह से लड़ाई लड़कर उनको निकाला है, ये हमारी उपलब्धि है। हमने विकास भी किया है, लोगों की जान भी बचाई है। खाली क्वेश्चन नहीं उठाए, क्वेश्चन उठाना इन लोगों का काम है, उठाइए, उठाते रहिए। झूठ तूफान कोई भी बोल सकता है, बोलते रहिए, जनता है सब जानती है। चलिए अतुल सक्सेना जी बताइए। देखिए पल्लवी जी, बहुत सारी बातें देवेंद्र जी ने कही, और उन्होंने बीच में ये भी कहा कि भाई हमारी एक लाइन है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये बात उनसे सहमत, उनकी एक लाइन है झूठ की लाइन। तो झूठ की लाइन उन्होंने पकड़ रखी है, झूठ पे झूठ बोले चलते जा रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने एक झूठ बोला कि जो है कि समाजवादी पार्टी का जब कार्यकाल जब हमने समाप्त किया तो न जाने कितने करोड़ रुपए गन्ना का बकाया हम छोड़ करके आए। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब 2017 में हमने अपना कार्यकाल छोड़ा तो केवल 500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के बकाए थे, और आज की डेट में 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। तो एक झूठ तो आपका ये हो गया। दूसरा आपने कहा कि आपने 500 ऑक्सीजन निकलवा लीजिए, नहीं तो आंकड़े आप निकलवा लीजिए, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ चैनल पे, बिल्कुल झूठ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको चैनल पे, आप आंकड़े निकलवा लीजिए। की बात नहीं करते, 50,000 करोड़ की बात करिए। अब आप दूसरी बात सुन लीजिए। 50,000 करोड़ से ज्यादा आपका था इसी प्रदेश का। देवेंद्र जी दूसरी बात, आप दूसरा झूठ भी सुन लीजिए। अब आपने कहा कि 500 ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए, और आप एक तरफ ऑक्सीजन प्लांट लगवाते हैं और एक तरफ जो है 1,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख रुपए में मिला लोगों को। तो आपके 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का क्या फायदा रहा? अरे तीसरे झूठ आप सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने लोगों की जान बचाई कोरोना काल में। अरे जान बचाते आप लोगों को हॉस्पिटल तक तो आप मुहैया करा नहीं पाए। हॉस्पिटल के सामने तो पता नहीं कितने कितने डीएम और एसएसपी को फोन करने के बाद भी हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं हो पाते थे, और आप कहते हैं लोगों की जान बचाई। तो आप झूठ पे झूठ जो बोलने का काम करते हैं। चौथा झूठ भी सुन लीजिए, आपने कहा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी है। वास्तव में बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था, तभी तो कानून वाले भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपने 4 दिन पहले देखा
अमिताभ ठाकुर को किस तरीके से आपने फर्जी FIR बना करके जो है उसे जो है लोकतंत्र की हत्या करते हुए उस दिन उसे उठाने का काम करा, जिससे कि 3 दिन तक उसे बेल ही नहीं मिल सकती है। सैटरडे संडे आ गया। तो ये तो आप लोगों की मानसिकता है, ये तो आप लोगों की मानसिकता है जिसे जनता देख रही है, समझ रही है। और आप ही का सेंटेंस है कि जनता देख रही है, समझ रही है। बिल्कुल देख रही है, जनता देख रही है, समझ रही है। और भाजपा के जो काले कारनामे हैं वो देख रही है, तभी तो आपके नेताओं को जो है आजकल गांव देहात से भगाने का काम कर रही है जनता जो है। आपके नेता जाते हैं, भाजपा के नेता जाते हैं किसानों के बीच में, और किस तरीके से उन्हें वहां से भगाया जाता है, खदेड़ा जाता है, वो आपने देखा होगा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी खट्टर साहब का भी हेलीकॉप्टर जब किसानों ने दौड़ाया था वो भी आपको देखा होगा। एक तरफ आप कहते हैं किसानों के आप बहुत बड़े खैर खां हैं, और एक तरफ आप देखिए किसानों पे आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जो लाठी बरसाई, खून किसानों का कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। वहां SDM खड़े होकर के कहता है कि किसानों का सर फूट देना चाहिए। अरे क्या किसानों के सर फूटने के लिए आप लोगों की सरकार बनाई गई है? अरे याद रखिएगा, जो आज आप किसानों के सर फूट रहे हैं ना, ये किसान ही है जो अपने वोट के माध्यम से आप लोगों को सत्ता से बाहर करेगा। जो आज सर फोड़ने का आप काम कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं आप इस बार के चुनाव में? कितना पार जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो 300 पार का दावा कर दिया इस बार। हमारा 400 पार का दावा है। जब ये झूठ पे 300 पार कर सकते हैं, तो हम तो कामों के नाम पे कह रहे हैं 400 पार जाएंगे इस बार। तो क्यों नहीं जाएंगे? जनता में हमने काम किया है, जनता समझ रही है, देख रही है। विपक्ष में होने के बावजूद भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब माननीय अखिलेश यादव जी सड़कों की यात्रा करके और किसान की, दलित की, शोषित की, वंचित की, पिछड़ों की, अगड़ों की, सबकी बात उठाने की आवाज करते हैं कि नहीं करते? आप देखिए। और आज भी हमारी जन क्रांति यात्रा का समापन हुआ है, और उसे कितना लोगों ने सहयोग दिया है, जनादेश मिला है। उनकी भी तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी सर। नहीं तो जन आशीर्वाद यात्रा, तो ये किस बात का आशीर्वाद मांग रहे जनता से? इस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं कि लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, कि साहब हमें आशीर्वाद दीजिए। इन्हें आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, या मिली तो 1 लाख में मिली, तो इन्हें आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुलिस के IG अफसर को FIR करा करके किस तरीके से उसे गाड़ी में ठूस करके भेजने का काम करते हैं, क्या पुलिस के लोग इन्हें वोट देने का काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप देखिए, जो किसानों की इन्होंने बात करी, किसानों पे इन्होंने लाठी बरसाई, क्या किसान इन्हें वोट करेगा आने वाले समय में? नहीं करेगा। तो किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं ये? क्या? और यदि आशीर्वाद मांग रहे हैं तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आशीर्वाद मिलेगा? देवेंद्र प्रमुख जी, जिस तरीके से अफसरशाही हावी रही, और लगातार आप पे ये आरोप भी लगते रहे हैं आपकी सरकार के पूरे टाइम पर कि अफसरशाही बहुत हावी रही है, ये नुकसान पहुंचा सकती है आपको आने वाले समय में। और उससे बड़ी बात किसानों का मसला है। आपको नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी चुनौती होगी? अब आप गंगा एक्सप्रेसवे बनवा लीजिए, ललितपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनवा लीजिए, लेकिन ये छोटे और जमीनी मुद्दों से कैसे लड़ेंगे आप? चीज और क्लियर करूंगा। आपका अच्छा क्वेश्चन आया। आपने जो ब्यूरोक्रेट को लेकर बात की है उसको भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इस पर कहा क्या रहा। पहली बार बहुत लंबे वक्तों के बाद मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ उत्तर प्रदेश में तो पहली बार ऐसा उतरा हो कि एक अधिकारी को काम करने की पूरी मिली हो और उसने अपने विवेक से कार्य किया हो, और उसका परिणाम है कि आज हम जो है सुशासन की बात करते हैं, क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफर वगैरह आप जो देखते थे यूपी में कि किसी एक छोटे से नेता को, कोई जिले का कोई पदाधिकारी अगर किसी SSP से DM से भिड़ गया तो उसका रात में ट्रांसफर हो जाता था। ये नीति चेंज की है। माननीय योगी जी बधाई के पात्र हैं कि वो वास्तव में इस तरह का यूपी में डिसीजन लेकर आए हैं। आज एक तय है, एक कमेटी बैठती है, अगर कोई ट्रांसफर होना है किसी भी अधिकारी को कहीं से कहीं दूसरी जगह जाना है तो पूरी चीज। बुलंदशहर की डिप्टी SP का भी एक ट्रांसफर हुआ था, उसने भाजपा के नेता का केवल सिर्फ चालान काट दिया था और उसका रातों रात जो है आपने ट्रांसफर कर दिया, और आप कहते हैं कमेटी बैठती है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं दोनों ही मेहमानों का यहाँ रोकना चाहूंगी। आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए, ANB न्यूज पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। आप दोनों को मैं बस यहाँ भी रोकना चाहूंगी। मेरे साथ फिलहाल राष्ट्रधर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।